400 पार का जो नारा था वो अभी आधे पे आ गया है। इस बारे में क्या बैठे हैं 92 वार्ड में, यहाँ के जो मसले हैं जैसा 33(5) के मसले का यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है, तो इस चीज़ से रिलेटेड आपका काम हुआ इस बारे में बताइए। आवाम बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से सिर्फ यही नहीं पूरे देश में चल रही है और इंशाल्लाह 400 पार का जो नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है उसे हम सफल में 33(5) और 33(10) के मसले को लेकर जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। कभी चुनाव में नहीं है उज्ज्वल निगम साहब आए, लेकिन वो है तो हमारी पार्टी के ही उम्मीदवार, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि अब उनको भारत नगर वालों को उनके साथ में मुलाकात करा के भारत नगर वालों की जो समस्या है ये हम उज्ज्वल निगम साहब के साथ हमारे इंशाल्लाह हमारे जब निगम साहब जीतेंगे तो वो खुद एक वकील है और देखना ये पेज हम कैसे खोलते चले जाएंगे और भारत नगर को उसका हक जरूर। हमेशा कांग्रेस को बढ़ावा देते आए हैं, जरा उनसे पूछो कि इतने साल खासदार रहे, आमदार रहे, कभी भारत नगर वाले की उंगली पकड़ के वेल ग्रेजुएट को आदमी को बीकेसी में कभी नौकरी लगवा दी? सिद्दीकी के पास आमदार, अरे हम आपको लेटर बताएंगे 20 लेटर हमने आमदार मिलना तो दूर, हमसे बात करना भी वो आदमी ने कब भारत नगर के मसले लेके बैठे तो हमारे नेता ये बोलते हैं कि भाई इनके साथ मांडुली कर लो, इनके साथ में समझौता करके तुम्हारे काम। यहाँ पर हमारा काम करने आए कि दलाली करने आए? दलाली करने नहीं आए थे। इसलिए जब हमने देखा कि कांग्रेस पार्टियों में कार्यकर्ता नेता कम दलाल ज्यादा हो गए, इसलिए उस पार्टी को ही हमने छोड़ दिया। इन दोस्तों, रियल न्यूज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। मुंबई नॉर्थ सेंटर के 2024 के इलेक्शन से रिलेटेड हम जानने की कोशिश करेंगे। 20 मई को इलेक्शन है और इलेक्शन को देखते हुए यहाँ के जो कैंडिडेट उज्ज्वल निगम जी बीजेपी पार्टी के, वो यहाँ पे उतरे हैं और यहाँ की क्या रुझान है, क्या हवा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के माडा सेल के जिला अध्यक्ष शेर मोहम्मद शेख से कुछ पूछने के लिए सवालात के क्या मौसम चल रहा है, क्या माहौल है, 20 तारीख को जो इलेक्शन है और सेंटर के तरफ से क्या काम हो रहा है और बीजेपी का यहाँ पे क्या रुझान है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। शेर मोहम्मद शेख जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके से अब इलेक्शन नज़दीक है, यहाँ की जनता का वक्त आया हुआ है कि अपने तकलीफ़ें, अपने सवाल रखे। जिस तरीके के हालात से यहाँ पे लोग गुजरे हैं तो उस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सब में पहला हमारा जो सवाल रहेगा कि यहाँ पे बीजेपी की क्या हवा चल रही है? बीजेपी की हवा सिर्फ यही नहीं पूरे देश में चल रही है और इंशाल्लाह 400 पार का जो नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है उसे हम सफल करेंगे। जिस तरह सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है वो 400 पार का जो नारा था वो अभी आधे पे आ गया है। इस बारे में क्या बोलना चाहिए? ये गलत है, ये सब अफवाह है। विरोधी लोगों का क्या है, ये तो यही सब अफवाह फैलाते रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम 400 पार हो रहे हैं। ठीक है शेर मोहम्मद शेख जी, जिस तरह से यहाँ मैं इस विभाग में जहाँ बैठे हैं 92 वार्ड में, यहाँ के जो मसले हैं जैसा 33(5) के मसले हैं और यहाँ पे आप देखे हैं कि वर्षा गायकवाड़ जी कांग्रेस की दिग्गज नेता है जो कि यहाँ से मतदान कर रही है, यहाँ पे कैंडिडेट है और यहाँ के लोगों को उनसे बहुत होप है क्योंकि 10 साल तक का यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है, तो इस चीज़ से रिलेटेड आप क्या बोलेंगे? देखिए, सांसद होता है, एक आमदार होता है, कॉरपोरेटर होता है, ठीक है। भारत इस जिले के अंदर जो स्पेशली रिप्रेजेंट करती हुई जो हमारी पार्टी से जो हमारी सांसद पूनम महाजन जी थी, और आपके न्यूज़ चैनल से माध्यम से पहले भी कई बार हमने ये बता चुका है कि उन्होंने भारत नगर के लिए क्या कुछ किया। भारत नगर में 33(5) और 33(10) के मसले को लेकर जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ी। चाहे यहाँ पर अवैध ढंग से सिटी सर्वे हो रहा था, उसको रुकाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया और कोई पार्टी का कार्यकर्ता बढ़कर नहीं आया। भारत नगर के अंदर म्हाडा का बोर्ड लगाने से लेकर तो जितनी भी यहाँ पर एविडेंस कलेक्ट किए गए और प्रशासन को हिलाने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी नेताओं ने किया। वक्त अब ये आया है कि हमारी नेताओं ने और हमारी पार्टी ने जो भी भारत नगर को इंटरनल या ओपनली जो सपोर्ट किया है, तो अब उनके तरफ हमारी वफादारी क्या बनती है। आज वो चुनाव में आए हैं, ये बात और है कि हमारी ताई अभी चुनाव में नहीं है, उज्ज्वल निगम साहब आए, लेकिन वो है तो हमारी पार्टी के ही उम्मीदवार, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अब उनको भारत नगर वालों को उनके साथ में मुलाकात करा के भारत नगर वालों की जो समस्या है ये हम उज्ज्वल निगम साहब के सामने रखकर एक इंटरेक्शन करेंगे, एक डायलॉग करेंगे उनके साथ कि हमारी भविष्य के अंदर ये सारी तकलीफ़ें जो 33(5) और 33(10) को लेकर चल रही है, इसमें हमारा पहले भी कैसा पार्टी का सहयोग मिला और आगे भी कैसा मिले, इस चीज़ पर चर्चा उज्ज्वल निगम साहब से बहुत जल्द हमारी होने वाली है और इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है
कि जिस तरह पूनम ताई ने हमारा साथ दिया उस तरह निगम साहब भी हमारा साथ देंगे। और अभी तो बहुत अच्छी बात ये हो गई कि अल्लाह का करम है कि निगम साहब जो हमको अभी उम्मीदवार मिले, ये खुद एक नामी गिरामी लॉयर है और भारत नगर के मसले मसाइलों को कोर्ट के पेचीदा चीज़ों में जिस तरह से फंसा के रखा हुआ है, तो अगर हमारे इंशाल्लाह हमारे जब निगम साहब जीतेंगे तो वो खुद एक वकील है और देखना ये पेच हम कैसे खोलते चले जाएंगे और भारत नगर को उसका हक ज़रूर दिला के रहेंगे। भारत नगर की आवाम जानना चाहती है कि पिछले 10 सालों में कुछ एक्टिविटी नहीं हुई है, कुछ कानूनी सपोर्टिंग नहीं हुआ है, तो आते 5 सालों में क्या चीज़ का होगा, इस बात की क्या उम्मीद लगा के रखें? देखिए, आप भारत नगर के अंदर अगर आप बताओ तो ताई के माध्यम से अब तक के हमारे कितने कार्ड बढ़ चुके हैं? 200। भारत नगर जैसे क्षेत्र के अंदर ये 200 के ऊपर तक के कार्ड लोगों को आयुष्मान कार्ड हम लोगों ने दिया है। कई और भी चीज़ों का हम लोगों ने जो स्कीम्स वगैरह जो मोदी जी की चल रही थी, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से लेकर हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना के सेक्टर माध्यम से हो, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के माध्यम से हो, ये तमाम योजनाओं को लाकर जब हम 2 साल से जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, हमने ये सारे काम पूनम ताई जी के नेतृत्व में रह के ये भारतीय जनता पार्टी के काम भारत नगर वाले ही नहीं। और देखिए, मैं सिर्फ भारत नगर का नहीं, एक पूरे जिले का एक जिला अध्यक्ष हूँ, तो मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं, हमने पूरे जिले के अंदर म्हाड़ा के ताल्लुक से जहाँ पर भी लोगों को तकलीफ पहुंची है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में खड़ी रही है और लोगों की समस्याओं का हल करके दिया हमने। यहाँ की आवाम बेरोजगारी से परेशान है। हजारों लाखों लोग आज जो यहाँ पर L&T कंपनी हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो तमाम के तमाम जितने भी मजदूर है वो आज इस भारत नगर के अंदर रेंट के ऊपर आके रहते हैं। तो ऐसा है नहीं कि रोजगार नहीं है, हजारों लाखों लोगों को रोजगार। यहाँ के रहवासी तो जॉब पे नहीं है ना, यहाँ के रहवासी जॉब पे नहीं है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कसूरवार कैसे हो गई? इससे पहले के जो नुमाइंदे थे यहाँ से, तो भारत नगर से तो लोगों ने हमेशा कांग्रेस को बढ़ावा देते आए हैं। जरा उनसे पूछो कि इतने साल खासदार रहे, आमदार रहे, कभी भारत नगर वाले की उंगली पकड़ के वेल ग्रेजुएट को आदमी को बीकेसी में कभी नौकरी लगवा दी क्या? हमारे वहां पर से नौकरी लगाने के नाम पे लोगों की टॉयलेट बाथरूम साफ करने की नौकरियां लगाने की बात करते हैं। हमारे यहाँ पर बड़े बड़े जो पढ़े लिखे इंजीनियर, पॉलिटेक्निक जैसी स्कूलों से पढ़े हुए इंजीनियर जैसे महकमे के लोगों को जब इनके पास जाते थे, इनके पास में कभी कोई सवाल का जवाब नहीं होता था। इतने साल लोगों ने यहाँ पर आमदार और खासदार है, कौन से भारत नगर वालों को बीकेसी के अंदर नौकरियां दिलवा दी? हम तो अभी अभी आए हैं, हम आपसे ये बता रहे हैं कि हमारी एक भारतीय जनता पार्टी में हम माइनॉरिटी और मुस्लिम लोगों की खास तौर के ऊपर ये एक नई शुरुआत हुई है। अभी जैसे कि देश के प्रधानमंत्री जी ने मुसलमानों को खुले मंच पे से एक संदेश ये दिया कि मुसलमानों को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। आत्ममंथन का मीनिंग क्या है? आत्ममंथन का मतलब ये है कि सुकून और शांति से बैठकर, स्पेशली पढ़े लिखे मुसलमानों को ये सोच और विचार करना चाहिए कि जब 10 साल मनमोहन जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी सेंट्रल में, तो मुसलमानों को उसके अंदर क्या मिला, उनकी भागीदारी क्या रही है। आज अगर मैं सच्चर रिपोर्ट के ताल्लुक से अगर बात करूं, अभी मैं आपको बता दूं, सच्चर रिपोर्ट 2005 में जब सदन के अंदर, जब लोकसभा के अंदर जब आई, जब वहाँ पर बताया गया सच्चर कमेटी के ताल्लुक से कि सच्चर कमेटी है क्या और सच्चर कमेटी ने, तो मैं थोड़ा सा आपकी जनता को संक्षेप में बताना चाहूँगा। वैसे तो ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा कि सच्चर कमेटी का मतलब क्या है। देखिए, जस्टिस सच्चर साहब थे, एक रिटायर्ड जज थे, जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार में उनको एक मुसलमानों की मौजूदा हालात क्या चल रहे हैं देश में, इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया था। और जब जस्टिस सच्चर ने इस रिपोर्ट को बना के 2005 में जब सदन में लाया, तो लोगों के पैरों तले जमीन खसक गई। वो ये कि जब लोगों को पता चला कि इस देश का मुसलमान बल्कि दलित आदिवासियों से भी पिछड़ा हुआ है, इनका हक मारा जा रहा है। और इतना हक मारा जा रहा है कि अगर देश में सबसे बड़ी आबादी हिंदू भाइयों के बाद में अगर कोई आबादी है तो वो मुसलमानों की। और कोई भी देश अगर तरक्की करता है तो वो सबको लेकर ही जब बढ़ोगे तो ही तरक्की होगी। सच्चर कमेटी के अंदर बताया गया है कि मुसलमानों के हुकूक कहाँ मारे गए। मुसलमानों को सरकारी नौकरियां जो दी गई है, 15% आबादी इस देश के 1/4 मतलब हिस्सा रखने वाले लोगों को 2.5 की नौकरियां सरकारी महकमों के अंदर है। उसके बाद अगर हम आते हैं एजुकेशन के ऊपर तो हम जीरो, अगर हम आते हैं कारोबार के ऊपर तो हम जीरो। हमको सच्चर कमेटी में ये कहा गया कि भाई मुसलमानों को कारोबार करने के लिए फंड्स मिलना चाहिए, बैंकों से फंड मिलना चाहिए, उनके इलाकों को जो उनके घर है उनकी प्रॉपर्टीज़ को मतलब मॉर्गेज करके आपको फंड। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ कि अगर हम कारोबार करने जाते थे तो जब बैंक की तरफ हम लोन के लिए जाते हैं तो वो सीधा ये पूछते हैं कि 3 साल का आपका इनकम टैक्स किधर है।
अरे जिसके पास में पेट को रोटी नहीं है वो इनकम टैक्स कहाँ से भरने के लिए, और आप इनकम टैक्स फाइल, यानी सच्चर कमेटी दिखाया तो गया मुसलमानों को, कोनी पे गुड़ तो लगा दिया गया, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करना गया, जब उसके ऊपर अमल बजावनी की बात आई तो वहां पर क्या कर दिया नुक्स। अरे भाई आपके पास में इनकम टैक्स 3 साल का इनकम टैक्स फाइल नहीं है, आपके पास ये नहीं वो नहीं, किस्म, यानी उनको देना नहीं, उनको सिर्फ बताना था मुसलमानों का वोट लेना है, तो उनको लॉलीपॉप कैसा देना है वो लॉलीपॉप। अभी आपको बता दूं मुस्लिम एरिया को बैंकों ने ब्लैकआउट करके रखा हुआ है, उनको मुसलमानों के घरों को कोई फंड्स नहीं दिया। आज एक बात बताइए, भारत नगर जैसे क्षेत्र के अंदर लोग हैवी डिपॉजिटों के ऊपर घर चलाते हैं या हैवी पे दे दे के अपने टूटे फूटे मकानों को बनाते हैं, जबकि सच्चा रिपोर्ट में था कि मुसलमानों के घर इनको बना के देना चाहिए ताकि इनकी तरक्की होवे। अगर ये बैंक वालों ने अगर हमको रिजेक्ट नहीं किया होता तो क्या हमारे घरों को हैवी डिपॉजिटों पर चढ़ाने की जरूरत पड़ती? आज बैंक से अगर हमको लोन मिलता हमारे बच्चों की नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, एजुकेशन के लिए, हम अपने घरों के ऊपर लेने के लिए कैपेबल थे, लेकिन आज हमको नहीं, हमारी ये मदद नहीं की कांग्रेस सरकार ने। सच्चा रिपोर्ट को लाया गया लेकिन लागू नहीं किया गया। आज हमारा पढ़ाई का दर कहां से कहां पहुंच गया, ये चीज को देखे। सच्चा रिपोर्ट में ये तक के था कि मुसलमानों को बाकायदा, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एसटी एससीओ को कैसा रिजर्व करके एक सीट दी जाती है चुनाव लड़ने के लिए, चाहे कॉर्पोरेशन हो, आमदार हो, खासदार की हो, उनको कैसे एक रिजर्व सीट दी जाती है। क्या यहां पर तो था कि मुसलमानों को मिलनी चाहिए। आज बताइए, आज 2024 में हम जी रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटों में से क्या एक मुसलमान कैंडिडेट नहीं था उनके पास में? और मुसलमानों की तरक्की की बात करते हैं, सच्चर कमेटी की बात करते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। सच्चर कमेटी तो ये कहती है कि मुसलमानों को कम से कम 15% उनके रिजर्व, यानी कि इस सीट से अगर कोई लड़ेगा, अगर एससी एसटी जैसा लड़ते वैसा इस सीट से अगर कोई लड़ेगा तो सभी पार्टी का मुसलमान कार्यकर्ता लड़ेगा। शेर मोहम्मद शेख जी, आप मुझे ये बताइए कि धर्म की राजनीति कौन सी पार्टी कर रही है हिंदुस्तान के अंदर? सर धर्म की राजनीति तो सर ये पुरखों से, राजा महाराजाओं के जमाने से चलती चली आई है। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि जो मुसलमानों के हित में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है ना, बंद मुट्ठी भले हित में, यस हित में मैं बता रहा हूं। आज हमने आत्ममंथन, हमने 2 साल पहले, मोदी जी तो आज बोल रहे हैं कि मुसलमानों का आत्ममंथन, हमने 2 साल पहले आत्ममंथन कर लिया था। जब भी तो आज कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, आत्ममंथन करने के बाद कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, और आज मुसलमान कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। आने वाले दौर में मुसलमान वोटर भी भारत नगर ये मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा, ये मैं आपको चैलेंज करता हूं। मैं मुंबई नॉर्थ सेंटर में जिस तरह का यहाँ पे जो इलेक्शन का रुझान चल रहा है, तो यहाँ पे किसकी हवा है और यहाँ पे किसके जीत के आने के चांसेस है? देखिए, जीतेंगे तो हमारे एडवोकेट साहब ही, उज्जवल निगम साहब ही जीतने वाले हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक छोटा सा भारत नगर का ही देता हूं। अभी हाल ही में हमने आपका इंटरव्यू देखा कि कांग्रेस पार्टी का स्टेज का प्रोग्राम था और आपने हमारे दोस्त राजा रहबर साहब का भी इंटरव्यू लिया और भी काफ़ी लोगों का लिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं हजरत, कि आज भारत नगर का वो हाल हो गया है कि जो कभी पीछे नारा दे के चलते थे ना कांग्रेस के अंदर, वो आज सारे मंच के ऊपर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। और आज भारत नगर का कांग्रेस का कैडर जो होता है ना, कार्यकर्ता का जो एक जिम्मेदार वर्कर जिसको सवाल के जवाब देना होते हैं, वो कैडर खत्म हो गया है। तो अभी तो बाहर इब्राहिम भाईजान, उनके साहबजादे और राजा रहबर जी और बाकी तमाम लोगों को बाहर से लाकर भारत नगर में लीड कराया जा रहा है भारत नगर से। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए ना कि भारत नगर में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस का कोई यहाँ नाम लेने वाला भी नहीं है। ये चंद लोग जो भटके हुए, जिनको मालूमात नहीं है कि पर्दे के पीछे का दुश्मन असल कांग्रेस है, और ये कांग्रेस के लोग ही भारत नगर को बर्बादी की कगार पे। मैं आपको ये बताता हूं कि राजा रहबर साहब ने आपके इंटरव्यू में कहा, मैंने अच्छे से सुना, कि भारत नगर के ये जो मुद्दे चल रहे हैं 33(5), 33(10) के, पहले की किसी कांग्रेसी ने मुद्दा उठाया नहीं। मैं आज आपको हकीकत बताता हूं कि ये मुद्दा, जब आप खुद इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, ये मुद्दा मैं कांग्रेस में रहते हुए, जिला अध्यक्ष रहते हुए, क्या मैंने ये मुद्दा नहीं उठाया था? क्या मैंने म्हाड़ा का बोर्ड नहीं लगवाया? क्या मैंने मेहनत नहीं की यहाँ पर? और जब मैं अपनी सांसद के पास में जाता हूँ कि भारत नगर के अंदर ये जुल्म हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, तो हमारी सांसद उस वक्त की वो कहती है कि भाई ये सारे मसले मसाइल मेरे पास मत लेके आओ, मैं अभी सांसद नहीं। अरे दिल टूट गया हमारा,
जो हमारे इलाके से वोट लेके जाती थी हमारी बहन, अगर उसी ने हमको, हम जिसके नेतृत्व में काम करते हैं, अगर वही हमारे घरों को बचाने के लिए मदद करने को तैयार नहीं है तो हम किसके पास जाते हैं? हमको कहती है कि दिशान सिद्दीकी के पास, आमदार के। अरे हम आपको लेटर बताएंगे, 20 लेटर हमने आमदार साहब को दिए। लेकिन इस 10 आप बात खत्म हो जी, हमने 20 लेटर आमदार साहब को दिए। अरे हमसे मिलना तो दूर, हमसे बात करना भी वो आदमी ने कबूल नहीं किया। तो आप बताइए, मैंने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में क्यों आया? और आने से पहले हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने हमारे मसले मसाइल रखे और उन्होंने हमारे मसले मसाइलों पे काम करना शुरू कर दिया। हमें इंटरनल मदद दी, हमें ओपन मदद दी, तभी तो हम कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए। क्यों ज्वाइन हुए हम लोग? क्यों ज्वाइन हुए हम लोग? इसीलिए ज्वाइन हुए ना कि हमारे इलाके के काम अगर जो पार्टी करेगी हम उसके साथ है। देखिए, हमारे सर पे छत है तो सब कुछ है, अगर हमारे लोगों के सर पे छत नहीं इस मुंबई शहर में तो हमारा कुछ भी नहीं है। अरे हम जब हमारे भारतनगर के मसले लेके बैठे तो हमारे नेता ये बोलते हैं कि भाई इनके साथ मांडुली कर लो, इनके साथ में समझौता करके तुम्हारे काम कर लो। तो हम यहाँ पर हमारा काम करने आए कि दलाली करने आए? दलाली करने नहीं आए थे। इसलिए जब हमने देखा कि कांग्रेस पार्टियों में कार्यकर्ता नेता कम दलाल ज्यादा हो गए, इसलिए उस पार्टी को ही हमने छोड़ दिया और देशभक्त पार्टी के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के आज हमारे इलाके के लिए काम कर रहे हैं। यहां से नहीं, यहां से सोचने का वक्त आया है। मैं तमाम वोटरों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी माँ बहनों से, स्पेशली माइनॉरिटी के अंदर मुसलमानों से ज्यादा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी आपके दुश्मन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आपकी दुश्मन नहीं है, ये आपके सच्चे चाहने वाले हैं। आप लोग इनको एक बार देखो, एक पुराना गीत है, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, गैरों ने आके फिर भी इसे थाम लिया है। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। तो दोस्तों ने यानी कांग्रेसियों ने तो हमेशा धोखा ही दिया है। अजनबी समझते हो ना बीजेपी को, इन्होंने आके थाम लिया है हमको। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुझान करें। अपनों को वोट दिया, अब गैरों को वोट देके देखिए आप लोगों का कितना विकास होगा, ये आप खुद समझ जाओगे। देखिए, जिस तरह से शेर मोहम्मद शेख जी ने अपनी विचारधारा रखी है और अपनी पार्टी को लेके एक एक सफाई दी है, तो जनता कहीं ना कहीं जागरूक है इस चीज़ से और जनता को पता है कि हमको किसको वोट देना है, किसको वोट करा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भेजना है, कौन हमारे हक में आवाज़ उठाएगा। 20 मई के दिन ये चीज़ पता चल जाएंगी, लोगों का क्या रुझान है, लोगों की क्या विचारधारा है, इस बारे में सोचना और इस बारे में समझना ये आपके ऊपर फैसला है। जब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।